PDITI के डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और आपको बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन कराया जा रहा है ना। मैंने पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर का क्वेश्चन सॉल्व कराया है। क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसे देखिए, देखने के साथ साथ सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें, ठीक ना। इससे हमें क्या होगा कि हमको और कॉन्फिडेंट मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन और आपको बीच में हम दें कि जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 100% में से 95% क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, ठीक ना। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरे एंड तक आपको अच्छे से देखना है, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर का दे रखा है, इसमें डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। जैसे जितने भी मशीनें, इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फार्मूला से मिल जाता है और छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो ज्यादा से ज्यादा हमें फार्मूला को देखना और पढ़ना चाहिए, ठीक ना। इसमें डीसी शंट मोटर की बात किया है, ठीक ना। लेकिन उसमें क्या पूछ रहा है, आर्मेचर धारा, ठीक ना। आर्मेचर धारा का फार्मूला पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है IA इक्वल टू V बाई RA, ऑप्शन बी IA इक्वल टू EB अपॉन के RA, ऑप्शन सी IA B माइनस EB अपॉन के RA, बी ऑप्शन दे रखा है IA इक्वल टू B प्लस EB अपॉन के RA, ठीक ना। जैसे कि हम मान लीजिए मोटर को क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, DC सप्लाई देते हैं, ठीक ना। तो इसके द्वारा क्या होता है, स्टेटर, तो ना डीसी मोटर में हमारा क्या होता है, एक स्टेटर होता है और दूसरा रोटर होता है, जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं। रोटर उसे बोलेंगे जो हमारा मूव करता है, जो घूमता है। तो डीसी मशीन के केस में उसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक ना। तो जैसे इसमें सप्लाई देंगे स्टेटर में, इसमें फ्लक्स जनरेट होता है। क्या फ्लक्स जनरेट होता है, जो आर्मेचर से क्या करता है, लिंक करता है, ठीक ना। आर्मेचर से लिंक करता है तो उसमें क्या पैदा हो जाता है, बैक ईएमएफ। जैसे मान लीजिए दो परमानेंट मैग्नेट हमने लिया, इसमें मान लीजिए ये आपका आर्मेचर, ठीक है। हम ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, ये मान लीजिए आपका आर्मेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है आपका, मान के चलिए कार्बन ब्रश, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग किया गया है। लेकिन जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या करता है, फ्लक्स निकलता है, ठीक ना। फ्लक्स निकलता है तो क्या करता है कि इस आर्मेचर को लिंक करता है, आर्मेचर इसको क्या करता है, फ्लक्स को रोकता है। जो इस फ्लक्स के रुकने से इस आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ, जिसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन डीसी मोटर के केस में हम क्या बोलते हैं, डीसी मोटर के केस में ईबी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ। क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। काउंटर ईएमएफ होता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा, ठीक ना। क्या होता है, आइए आर्मेचर करंट, बी सप्लाई वोल्टेज माइनस ईबी जो आर्मेचर में पैदा हुआ ईएमएफ बटा के आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ बीच में हमने इस टाइप का क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी मोटर क्या होता है, ठीक ना। डीसी मोटर वह होता है, या डीसी मोटर उसे कहते हैं, डीसी मोटर उसे कहते हैं जो 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 विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या विद्युत ऊर्जा को तो यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक ना, मैकेनिकल पावर में, ठीक ना, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना, बदल देता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। क्या,
डीसी मोटर कहलाता है, ठीक है ना। डीसी मोटर इसलिए कहलाता है क्योंकि हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे क्या करता है यह उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 67, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, ठीक ना, फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कार्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक ना, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक ना। लेकिन हमने पिछले कई वीडियो में बता रखा है कि जब मोटर की बात आए तो उस टाइम हमारा किस हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, और जब डीसी मोटर की बात, डीसी जनरेटर की बात आए तो उस टाइम फ्लेमिंग के किस हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो जैसे हमारा ऑप्शन इसमें क्या पूछ रहा है, फ्लक्स की दिशा, ठीक ना। तो डीसी मोटर केस में कौन सा फ्लेमिंग का नियम काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है, ठीक ना। जैसे आपका ये थंब हो गया, ये फर्स्ट उंगली, ये सेकेंड उंगली, ये थर्ड उंगली, ये फोर्थ उंगली, ठीक ना। इस टाइप का मान लीजिए आपका हैंड है, तो ये आपका डिनोट करता है क्या? मोशन, ठीक ना, क्या मोशन यानी गति, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? ऑलरेडी फ्लक्स को डिनोट करता है, किसको? फ्लक्स को डिनोट करता है। ये हमारा अगर मोटर केस में है तो किसको फ्लक्स, किसको डिनोट करेगा? करंट को, किसको? करंट को या ईएमएफ को, ठीक ना। ईएमएफ बात कब आती है? जब डीसी जनरेटर की बात आता है, ठीक ना, जो आपका ए ऑप्शन दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। क्वेश्चन 68 की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें, यानी ये जो आपको सर्किट डायग्राम दिया है, पूछ रहा है कौन सा मोटर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है शंट मोटर, ऑप्शन बी दे रखा है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी दे रखा है लंबी शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी दे रखा है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक ना। तो इसमें कुछ पॉइंट हम बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए फील्ड के अनुसार, मान लीजिए ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है, आर्मेचर। इसमें इसके पैरेलल में हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, कौन सा? शंट वाइंडिंग, ठीक है, जो फील्ड होता है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। लेकिन लोड की सीरीज में अगर हम सीरीज वाइंडिंग लगा देते हैं तो हमारा कौन सा जनरेटर हो जाएगा? या शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, कौन सा? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मोटर, ठीक है। यहाँ पे मोटर की बात करें तो यहाँ पे मोटर हो जाएगा। ये हमारा क्या करता है? लोड को डिनोट करता है। ये हमारा सीरीज वाइंडिंग S1 S2, ये हमारा शंट वाइंडिंग, और ये हमारा A1 आर्मेचर, ये आर्म सेकेंड टर्मिनल, ठीक ना। और एक पॉइंट आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पे हमारा आता है जब सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी हो, किसके? आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट हो और इसके पैरेलल में हमारा शंट वाइंडिंग लगा हो, तो उस टाइम कौन सा मोटर होगा? लॉन्ग शंट लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होगा, ठीक ना। लेकिन हम इसलिए बताना चाहूंगा, कभी कभी इस टाइप का आपका क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है ना। ये आपका S1 S2 S1 S2 A1 A2, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या है? लोड लगा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अगर ऐसा डायग्राम आपको दिखे तो कौन सा होगा? तो हमारा हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक ना। इसमें देखने वाला यह है कि हम इस वाइंडिंग को देखेंगे ना, अगर ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा रहेगा, इसके बाद ये ऐसे शंट वाइंडिंग जुड़ा रहेगा, जैसे ये जुड़ा है तो हमारा लार्ज शंट होगा। लेकिन जैसे इस टाइम जुड़ा है तो इस टाइप को हमारा कौन सा मोटर हो जाएगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, ठीक ना।
डीसी मोटर की बात कर रहा है, ठीक ना। जैसे इसमें दो फार्मूला होता है, जैसे पहला हमारा हो जाएगा जो भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक ना। जैसे दे देता है ईवी, एक मिनट, ईवी जैसे अभी आर्मेचर दे रखा था ना, आर्मेचर करंट इक्वल टू V माइनस ईबी बटा के RA, ठीक ना। तो जब भी हमारा ईएमएफ की बात है तो ईएमएफ को हम किससे डिनोट करते हैं, ईबी से, ठीक ना। और V को हम डिनोट करते हैं सप्लाई वोल्टेज, जो हम सप्लाई देते हैं मोटर को चलने के लिए, सप्लाई वोल्टेज, ठीक ना। तो यहाँ से ईबी का हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस ईबी इक्वल टू IA ठीक ना। लेकिन हमें ईबी चाहिए तो ईबी इक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ला देंगे, तो V माइनस IA हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, एक ये मिल जाता है वोल्ट, इसमें वोल्ट में, ठीक ना। इसका वोल्ट क्या होता है, मात्रक होता है। और जो इस क्वेश्चन के अनुसार बैक ईएमएफ का फार्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दूसरा, ईवी इक्वल टू 5ZNP अपान के 60A, ठीक ना। इसमें फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स, ठीक ना। किसमें, वेबर क्या होता है, वेबर इसका मात्रक होता है वेबर में, ठीक ना। इसके बाद जेड कंडक्टर की संख्या यानी चालकों की संख्या, ठीक है, चालकों की संख्या, ठीक है। और इसमें आपका एन आर्मेचर की गति कितना, यानी आरपीएम में गति किसका, आर्मेचर की या मोटर की गति समझ लीजिए, इसमें रहेगा आरपीएम में, ठीक ना। आरपीएम को बोलते हैं रिजोल्यूशन पर मिनट, इसका पूरा नाम होता है रिजोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पोल की संख्या, ठीक है। ये इसको हो जाएगा समांतर पथ, ठीक है ना। इतना हमारा होता है। लेकिन ये जब आपको ईबी और सप्लाई वोल्टेज दिया रहेगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर करंट देगा, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन जब हमें फ्लक्स, कंडक्टर की संख्या और मोटर की गति, पोल या फिर समांतर पथ की संख्या दिया रहेगा, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक ना, इस वाले फार्मूला का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन में आपका दे रखा है ईबी इक्वल टू ZNP अपान के 560A, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है ईबी इक्वल टू NP अपान के Z560A, ठीक ना। सी ऑप्शन दे रखा है ईबी इक्वल टू 5ZNP अपान के 60A। बी ऑप्शन दे रखा है ईबी इक्वल टू 60A 5 अपान के ZNP। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना, 70, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। जैसे पूछ रखा है कि उपकरण का क्या नाम है, ठीक ना। ऑप्शन ए मैगर, ऑप्शन बी अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, ऑप्शन सी इंटरनल ग्राउलर, आंतरिक ग्राउलर जिसको बोलते हैं, डी ऑप्शन एक्सटर्नल ग्राउलर, ठीक ना। तो हमने पिछले जो भी वीडियो बनाया उसमें क्वेश्चन ये वाले आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या बता रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल ग्राउलर, क्या बोलेंगे, इंटरनल ग्राउलर बोलते हैं, ठीक ना। सॉरी इंटरनल नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ सही है, कोई नहीं, इंटरनल ग्राउलर ही इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो आंतरिक ग्राउलर है, ठीक ना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी मशीन का या आर्मेचर का ओपन टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को आराम से चेक कर लेते हैं, ठीक ना। कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 71, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है ना। ऑप्शन ए पूर्ण पिच कुंडलन, ऑप्शन बी अर्ध पिच कुंडलन, ऑप्शन सी लंबी कोडेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग।
जब भी आपकी बात करें कि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो, यानी कि पोल पिच हमारा क्या होगा जब ज्यादा होगा, ठीक है ना। पोल पिच कॉइल पिच से ज्यादा होगा तो उस टाइम कौन सा वाइंडिंग हमारा होगा, हाफ पिच कुंडलन हमारा होगा। कौन सा, हाफ पिच वाइंडिंग होगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो इसमें क्या होगा, ये हाफ पिच वाइंडिंग नहीं होगा, इसका क्या होगा आपका शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग, ठीक है ना। कौन सा होगा, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, टीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य है, ठीक ना। यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर हमारा कितने टाइप्स के होते हैं, पहला 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर, तीसरा हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। इस टाइप के डीसी स्टार्टर इतने होते हैं, कितने टाइप्स के, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक ना। तो ऑप्शन ए आपका दिया होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, ऑप्शन बी दे रखा है होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, ऑप्शन सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, ऑप्शन डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें, ठीक ना। तो इसमें क्या रखा है, सबसे मेन पॉइंट क्या पूछ रहा है कि होल्डिंग कॉइल का मतलब जो एनवीसी होता है जो स्टार्टर को पकड़े रहता है, ठीक ना। क्या करता है, स्टार्टर को जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते हैं, स्टार्टर को सप्लाई देते हैं, तो क्या करता है, जो पॉइंटर होता है उसमें लगा स्टार्टर के हैंडल को पकड़े रहता है और हमारा मोटर कार्य करता रहता है। जैसे हम होल्डिंग कॉइल में से सप्लाई हटा लेंगे वैसे ही हमारा मोटर क्या हो जाएगा कि हैंडल को छोड़ देगा, ठीक ना। तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो क्या करता है कि होल्डिंग कुंडली में करंट को क्या करता है, सीमित करता है, ठीक ना। जैसे आप लोग को बता दूं, प्रतिरोधक क्या होता है, जो धारा का विरोध करता है, यानी धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, होल्डिंग करंट को सीमित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डायवर्टर विधि, ऑप्शन डी आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि, ठीक ना। तो सबसे पहले कुछ बता दें कि जो ट्रेन होती है इलेक्ट्रिक ट्रेन, इसमें कौन सा मोटर लगा होता है, डीसी सीरीज मोटर, कौन सा, डीसी सीरीज मोटर लगा होता है, ठीक ना। और जो डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए जो सप्लाई दिया जाता है, कितना देता है, 25,000 वोल्टेज डीसी सप्लाई उसको दिया जाता है, ठीक ना। किसको, यानी डीसी मोटर को चलाने के लिए, ठीक ना। डीसी सीरीज मोटर ही क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि यह मोटर लोड पर ही स्टार्ट होता है, ठीक ना। लोड पर इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है और ये कभी ओवरलोड नहीं होता है, इसलिए इस मोटर का उपयोग हम वहां करते हैं, ठीक ना। तो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए फील्ड डायवर्टर विधि का उपयोग हम करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें यह होता है कि जब फील्ड डायवर्टर विधि का प्रयोग करेंगे तो फील्ड में जब करंट कम होगा तो फ्लक्स की मान में क्या होगा, कम होगा। जब फ्लक्स का मान हमारा घटेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम फार्मूला के माध्यम से समझाना चाहेंगे, ई बी अपान के फाई। अगर हम दूसरा देख लें कि ई बी प्रोपोर्शनल अपान के, अगर हम फ्लक्स को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो हमारा गति क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे गति हमारा क्या कम होगा। ये दोनों विधियां इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि का उपयोग करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 74, फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ठीक ना। सन फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है,
ऑप्शन ए होल्डिंग करंट बढ़ाए, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल करंट घटाए, ऑप्शन सी शंट फील्ड को करंट से बचाए, ऑप्शन डी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। ठीक है ना, इसलिए फील्ड के श्रेणी क्रम में हम होल्डिंग कॉइल जिसको बोलते हैं एनवीसी को लगाते हैं कि जैसे ही हमारा शंट फील्ड खुला हो जाए उस टाइम मोटर हमारा क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखें, ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोके। ठीक ना, हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन करना है और हमारा एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपका उसका आंसर क्या होगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। इसलिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर की धारा बदलकर उसके घूमने की दिशा बदल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए फील्ड नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। ठीक है, ये सब क्या है, गति कंट्रोल की विधि है। लेकिन हम कुछ बताएंगे, जैसे हम फील्ड को कंट्रोल करते हैं तो इसमें क्या होता है, सामान्य गति से ऊपर की गति मिलती है। क्या, सामान्य गति से ऊपर गति के लिए हम इस कंट्रोल विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन समान गति से नीचे समान गति से नीचे गति के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड अपनाते हैं। सबसे कंट्रोल मेथड कौन सा अच्छा होता है, तो वार्ड लियोनार्ड। ठीक ना, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 77, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट को कम करें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, ऑप्शन डी मोटरों को सुचारू संचालन। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, स्टार्टर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा मोटर गति की अवस्था में नहीं होता है, उस टाइम हमारा क्या होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और बैक ईएमएफ शून्य होता है, और उस टाइम हम अगर मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो हमारा मोटर का आर्मेचर क्या होगा, या मोटर जल जाएगा। तो स्टार्टर हम इसलिए लगाते हैं जो स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम कर देता है, यानी कंट्रोल करता है। ठीक है, कम करके आर्मेचर को उपलब्ध कराता है, इसलिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। ठीक ना, तो एक रूल दिया है जो विद्युत का रूल है, कौन सा, 1956। ठीक ना, इसके अंदर आपको वायरिंग भी मिलती है और टेम्परेचर भी बताया जाता है। जैसे हम कुछ टेम्परेचर की वर्गीकरण दिखाएंगे, जैसे Y, A, E, B, F, H, C। ठीक ना, हम ज्यादा इसमें बताएंगे नहीं क्योंकि ये वर्गीकरण पूछता है। जैसे अगर Y वर्ग का कोई अगर इंसुलेटर है तो उसका टेम्परेचर अधिकतम कितना सहेगा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ए वर्ग का कोई है तो कितना सहेगा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, ई का है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का है तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, एफ का है तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, और एच है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सी है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसमें इसका एग्जांपल होता है माइक्रा को हम क्या बोलते हैं, अभ्रक बोलते हैं। ठीक है ना, इसका आता है। लेकिन इसमें बी ऑप्शन, इसमें आपका बी श्रेणी का पूछ रखा है जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 130 सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें कौन सा
पदार्थ आता है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी चमड़े का कागज। ठीक ना। तो अगर श्रेणी बी की बात आए तो हम यहाँ पर कौन सा करेंगे? फाइबर ग्लास। ठीक है, इसमें हमारा कागज कपड़ा आ जाएगा, इसमें एम्पायर, इसमें तेल में भिगा एम्पायर क्लॉथ। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या है, अलग अलग वर्ग का पदार्थ होता है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब किया है ना कि वर्ग के अनुसार टेम्परेचर का मान कितना होता है। देखिए वही क्वेश्चन 79 में आ गया। श्रेणी ए, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? ठीक ना, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए वो अगले क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 155 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो हम पीछे की तरफ चलते हैं कि एफ का टेम्परेचर हमने क्या लिखा है, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, तो इसमें दे रखा है, तो आपको क्या होगा, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 80, नियंत्रित गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कांस्टेंट स्पीड। ठीक ना, कांस्टेंट स्पीड के लिए हम कौन सा मोटर का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन बी डिफरेंशियल शंट कंपाउंड मोटर, है ना। तो इसमें हमने जैसे कुछ बताऊंगा, इसमें जैसे सीरीज मोटर क्या होता है, यह लोड अगर बढ़ेगा तो इसकी गति क्या होगी, कम होगा। ठीक ना, लेकिन लोड कम होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इसका गति कैसा होता है, वेरिएबल होता है, परिवर्तित होता है। लेकिन शंट मोटर का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी निरंतर गति पर चलता रहता है। जैसे अगर हम लोड थोड़ा उस पर बढ़ाते हैं तो उसकी कुछ स्पीड कम होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, जो कि नगण्य के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डीसी शंट मोटर। जब भी आपकी निरंतर गति या कांस्टेंट स्पीड की बात आए तो वहां पे कौन सा मोटर प्रयोग करेंगे, हम डीसी शंट मोटर। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ठीक ना, लिफ्ट में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, ऑप्शन डी डीसी संचायी यौगिक मोटर। इसका उपयोग हम लिफ्ट में करते हैं। लिफ्ट में, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन में उपयोग करते हैं। क्रेन हो गया, क्रेन में करते हैं। लेकिन डीसी शंट मोटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप में, जहां हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत हो। लेथ मशीन में, ठीक ना, लेथ मशीन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक ना, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि यह ओवरलोड होकर बंद हो जाता है और इसकी स्पीड क्या होती है, उल्टा चलने लगता है। ठीक ना, इसलिए इसका उपयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन एलिवेटर, जब भी एलिवेटर का बात आए तो वहां पर हम कौन सा मोटर का उपयोग करेंगे, डीसी कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अब यहाँ पे एलिवेटर क्या होता है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर जो सीढ़ियां देखे होंगे, जो सीढ़ियां मोटरों के द्वारा चलती है, ठीक ना, जिसपे लोग खड़े हो जाते हैं और सीढ़ी अपना निकलता रहता है और ऊपर की तरफ ले जाके सभी को छोड़ देता है, उसे को हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर बोलते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 82, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है ना। तो इसमें ऑप्शन हमने देख रखा है। ऑप्शन क्या है इसमें, फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन बी टेप क्षेत्र विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। हमने क्या बताया, इसका उपयोग कब करते हैं, जब हमें सामान्य से ऊपर गति चाहिए, यानी कम से अधिक गति के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक ना। और इसमें पूछ रखा है कि रेटेड गति से नीचे गति, यानी कि जब मान लीजिए कोई मोटर की गति 1000 आरपीएम है, हमको कितना चाहिए, 800 आरपीएम मान लीजिए चाहिए,
तो हम उस टाइम कौन सा कंट्रोल मेथड अपनाएंगे। तो अगर कम की बात करें, कम की अगर बात करता है तो उस टाइम हम कौन सा विधि अपनाएंगे, आर्मेचर डायोटर विधि का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है, ठीक ना। ऑप्शन ए मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी धीमी गति से चलता है, ऑप्शन सी बहुत तेज गति से चलता है, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलता है, ठीक ना, उल्टी दिशा में चलता है। तो इसमें पूछ रखा है कि मान लीजिए जो डिस्चार्ज 4 पॉइंट स्टार्टर है, अगर उसमें जो रेजिस्टेंस लगा है करंट को सीमित करने के लिए, अगर वो बाहर निकाल लिया यानी किसी कारणवश हट जाए, उस स्टार्टर में से कट ऑफ हो जाए, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 84 हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चन अभी करना है, इसलिए आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम खत्म होगा हम पूरे डिस्क्राइब के साथ चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन और आपका सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक बलागुड़ को बढ़ाता है, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, ऑप्शन सी अति भारण आर्मेचर की रक्षा से गति करता है, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक ना। तो इसका मेन कारण क्या होता है लगाने का कि यह जैसे जैसे गर्म होता जाता है इसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक ना, जिससे अधिक से अधिक करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात यह होता है कि यह स्वयं घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता है। तो इसका क्या होगा बेस्ट ऑप्शन, आंसर हमारा कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 85, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुड़ और गति क्यों पैदा करती है, ठीक ना। तो हमें क्या होता है, सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर स्टार्ट किया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका ए दे रखा है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, ठीक है। ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रभावित होता है, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, ऑप्शन डी मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार, है ना। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन ए आपका बेस्ट होगा। जैसे उस मोटर पे हम क्या करते हैं, अगर लोड नहीं देते हैं तो उसमें क्या होगा हमारा कि बैक ईएमएफ शून्य होता है, ठीक ना। तो उस टाइम टार्क हमारा क्या होगा, अधिक होगा, जैसे ए प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है। लेकिन जैसे उस मोटर पर लोड देते हैं तो उसका कोर क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तब उस टाइम हमें इतना करंट मिलता है जिससे हमारा आरएमएफ टार्क नॉर्मल हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इस मोटर का उपयोग हम हमेशा लोड पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। ए प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, बी मोटर की गति बढ़ाने के लिए, सी मोटर की गति कम करने के लिए, डी रोटेशन की उसी दिशा बनाए रखने के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा कि हमें रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित करते हैं स्टार्टिंग करने से पहले। ऑप्शन आपका डी अच्छा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ए स्टैटिक बैलेंसिंग, ऑप्शन बी डायनामिक बैलेंसिंग गतिशील संतुलन, ऑप्शन सी अटैच्ड विद काउंटर बैलेंसिंग, ऑप्शन डी शीर्षा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या बेस्ट होगा कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है
तो गतिशील को यानी गति को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, यानी कि जो स्टार्टर डीसी स्टार्टर होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी मैग्नीन, ऑप्शन बी कांस्टेंटाइन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूरेका। ठीक है ना, यूरेका में किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर प्लस निकिल। कॉपर प्लस निकिल कितना होता है, 60-40। ठीक है ना, इससे हमारा क्या बनता है, यूरेका प्राप्त होता है। नाइक्रोम का उपयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिक भट्टी, जो हम लोग घर पे हीटर उपयोग करते हैं, हीटर उसमें इसका उपयोग करते हैं। मैग्नीन का भी हम क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंसी बनाते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट को यूरेका बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेका का प्रयोग हम करते हैं रेजिस्टेंस बनाने में। क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, दे रखा है किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। किस मोटर की बात कर रहा है, डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी संचालित लंबे शंट, ऑप्शन डी सी विभेदक लघु शंट, ऑप्शन डी संचालित लघु शंट। है ना, तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या होगा, कुमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्यों, क्योंकि लॉन्ग शंट एक तरह से डीसी सीरीज मोटर की जैसा व्यवहार करता है, इसलिए हम अलग अलग लोड पर इसका गति क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट होता है। जब भी कुमुलेटिव की बात आए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों वाइंडिंग पाया जाता है, कौन सा, सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों मिलाकर हमारा कंपाउंड मोटर को बनाया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा होता है। ठीक है ना, नो बोल्ट जिसको बोलते हैं एनवीसी, नो बोल्ट कॉइल, नो बोल्ट कॉइल। ए ऑप्शन आपका दे रखा है सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ, ऑप्शन बी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ, ऑप्शन सी आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ, ऑप्शन डी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। लेकिन कुछ बताएंगे, जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर की बात आए और नो बोल्ट कॉइल का कनेक्शन पूछे तो उस टाइम हमारा क्या होता है, वह शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। ठीक ना, 3 पॉइंट स्टार्टर में केवल एनवीसी शंट फील्ड वाइंडिंग की श्रेणी में जुड़ा होता है। 91 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है ना। तो ऑप्शन ए डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन डी क्वाड्रप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक ना, ज्यादा लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दो तरह से वाइंडिंग की जाती है इसका आर्मेचर में। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण चित्रण है। ठीक ना, ऑप्शन ए खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन बी जमीन का तार परीक्षण, ऑप्शन सी लघुपतित कुंडलन परीक्षण, ऑप्शन डी लघुपतित कम्यूटेटर परीक्षण। है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लगा, ये कम्यूटेटर से दूसरे कम्यूटेटर को चेक कर रहा है। ठीक है ना, कि ये कम्यूटेटर जिसमें आर्मेचर कंडक्टर जुड़ा होता है कहीं तो खुला तो नहीं है, तो यह कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, तो हमारा ओपन टेस्ट किया जा रहा है। ठीक ना, जैसे ये वाला आपको कनेक्शन दिखे इस टाइप का ये वाला, तो आपको क्या इसमें ऑप्शन मानना है, खुले वाइंडिंग का टेस्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी वार्ड लेओनार्ड गति नियंत्रण। लेकिन एक चीज इसमें विशेष ध्यान देंगे, क्या इसमें दोनों गति को एक ही साथ कंट्रोल कर रहा है, जैसे कुछ टाइम हमने ऊपर बढ़ाया कुछ टाइम हमने नीचे गति को किया, दोनों गतियों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, तो यही पूछ रहा है। ये हमारा क्या होता है, सामान्य से ऊपर गति के लिए,
और ये होता है सामान्य से नीचे गति के लिए। लेकिन इस विधि में हम दोनों कंट्रोल विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड जो बहुत ही गति नियंत्रण का बेस्ट मेथड है। ऑप्शन नंबर 94, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? ऑप्शन ए, ब्रश की गलत स्थिति। ऑप्शन बी, गलत फील्ड कनेक्शन। ऑप्शन सी, घूर्णन की गलत दिशा। ऑप्शन डी, गलत आर्मेचर कनेक्शन। ठीक ना, चमक मतलब उस पर क्या हो रहा है? स्पार्किंग हो रहा है। किस पर? कम्यूटेटर पर। इसी को वह क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक ना, लेकिन जब से ही कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होगा, ठीक है ना, वैसे हमें क्या देखने को मिलेगा? चमक मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में इंग्लिश में दे रखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो रहा है। तो उसमें दो केसेस बनता है। पहला केसेस हमारा क्या होता है? ब्रश की गलत स्थिति, गलत स्थिति। दूसरा हमारा होता है जब ब्रश दो कम्यूटेटर के दो सेगमेंट को एक साथ स्पर्श करता है, तो उस टाइम क्या होता है? स्पार्किंग होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या होगा कि ब्रश जिस दिशा में सेट होना चाहिए उस दिशा में नहीं सेट है। ठीक ना, तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट होगा। ऑप्शन ये बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? ठीक ना, प्रेरित ईएमएफ बैक ईएमएफ की क्रिया क्या है? ऑप्शन ए, लागू वोल्टेज की सहायता करता है। ऑप्शन बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन सी, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है। ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट को घटाता है। लेकिन जैसे ही बैक ईएमएफ की बात आए तो ये क्या करता है? जिससे पैदा होता है उसी का विरोध करता है। ये बैक ईएमएफ का नियम होता है। तो ऑप्शन ए आपका दे रखा है लागू वोल्टेज का सहायता करता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है लागू वोल्टेज का विरोध करता है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी दे रखा है आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, नहीं। ऑप्शन डी दे रखा है आर्मेचर करंट को घटाता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? यह लागू वोल्टेज को विरोध करता है। ऑप्शन बी आपका बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, किस मोटर में यह विशेषता है? ऑप्शन ए, सीरीज मोटर। ऑप्शन बी, शंट मोटर। ऑप्शन सी, संचाई यौगिक मोटर। ऑप्शन डी, विभेदक यौगिक मोटर। ठीक है ना, अगर इस टाइप को आपको क्या मिले? कैरेक्टरिस्टिक मिले या कर्व मिले, कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिले, तो आपको सीधे बिना देखे क्या इस क्वेश्चन की तरफ क्लिक करना है? तो संचाई यौगिक मोटर। अगर आपको इस टाइप का देखने को मिले तो हमारा किस मोटर के लिए हो जाएगा? सीरीज मोटर के लिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। लेकिन ये किसका है? हमारा क्युमुलेटिव कंपाउंड मोटर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग क्वायल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? हमने पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। एनबीसी में धारा सीमा। बी ऑप्शन शॉर्ट सर्किट से क्वायल को सुरक्षित रखें। सी ऑप्शन मोटर को ओवरलोड से बचाएं। डी ऑप्शन शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। ठीक है ना, तो ये क्या करता है? ऑप्शन ए एनबीसी में करंट को लिमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 98, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन करना है और आपका एग्जाम जल्द होने वाला है, इसलिए हम पहले जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करा लें, इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? ऑप्शन ए फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन बी लोड करंट को ले जाने के लिए। ऑप्शन सी अधिकतम प्रेरण रखने के लिए। ऑप्शन डी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। ठीक है ना, सीरीज मोटर हमारा स्टार्टिंग में ही लोड पर स्टार्ट किया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें धारा, उस कॉइल में धारा अधिक रहेगा, इसलिए हमें उस कॉइल को क्या करना पड़ता है? मोटा करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा? लोड करंट को ले जाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? मोटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है ना? तो ऑप्शन ए क्षेत्र समांतर विधि। ऑप्शन बी फील्ड डायोटर विधि। ऑप्शन सी फील्ड टेपिंग विधि। ऑप्शन डी आर्मेचर डायोटर विधि। है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिले, केवल इस टाइप का, तो हमें बिना देखे
ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो कौन सा होगा, यहाँ पे ये फील्ड देना है, क्या फील्ड को कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड पैरेलल मेथड, ठीक ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि जब भी आप शेयरिंग मशीन की बात करें, कौन सा शेयरिंग मशीन की बात करें, तो उस टाइम हमारा कौन सा मोटर आ जाएगा। रेलवे में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो शेयरिंग मोटर का, लेथ मशीन में आपका शंट मोटर का, ठीक ना। और ये आपका शेयरिंग मशीन में या क्या बोलते हैं, शेयरिंग मशीन हो गया। और जो रेलवे स्टेशन पर जो सीढ़ियां एलिवेटर में किसका प्रयोग करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो ये अपन का आंसर होगा, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें पूरा आशा है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें, ठीक है, जिससे हम क्या करें, आप लोगों के बीच में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपको पूर्ण कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक है।